नेक्स्ट टॉपिक है ब्रिटेन टर्न्स टू इंडिया। पिछले क्लास के लास्ट वाले टॉपिक में हम लोगों ने ये देखा था कि जब पूरी दुनिया में इंडिगो का खेती जब चरमरा रहा था तो फिर पूरी दुनिया को नज़र आया भारत, क्योंकि भारत का जो इंडिगो था बहुत ही खतरनाक था। खतरनाक कहने का मतलब बहुत ही अच्छा था, और इसका जो खेती है वो कभी ख़त्म नहीं हुआ, है ना। पूरी दुनिया में हमारा इंडिगो पूरा एकदम छाया हुआ था। तो ब्रिटेन में मतलब कि जब पूरे यूरोप में इंडिगो का खेती ख़त्म हो गया तो याद आया इन लोगों को भारत। तो वो लोग इंडिगो खरीदने के लिए कहाँ आ गए? भारत आ गए। चलो इसी के बारे में देखेंगे क्या लिखा हुआ है, देखा जाए। As we know that between 1783 and 1789 the production of indigo in the world fell by half, यानी कि पिछले वाले क्लास में भी हमने आपको बताया कि 1783 और 1789 के बीच में पूरी दुनिया में जो इंडिगो का खेती था वो थोड़ा सा मतलब आधा हो गया था। तो क्लॉज डायर्स इन ब्रिटेन ईगरली लुक्ड फॉर न्यू सोर्सेस ऑफ इंडिगो सप्लाई। तो अब जो ब्रिटेन में बेसिकली कपड़ा बनाने वाले लोग थे उनको तो इंडिगो चाहिए ही चाहिए भाई, क्योंकि उनका कपड़ा है, बिजनेस है तो बंद हो जाएगा फिर। तो उनको ध्यान आया इंडिया के बारे में, यानी कि उनको लगा कि हाँ इंडिया एक ऐसा कंट्री है जहाँ पे इंडिगो अभी भी उगाया जा रहा है और अच्छे क्वालिटी का है, तो क्यों ना इंडिया से इंडिगो ला लिया जाए। तो इंडिया ये लोग आ गए आगे। सो द कंपनी चोज इंडिया फॉर इंडिगो कल्टीवेशन टू फुलफिल द डिमांड ऑफ इंडिगो इन यूरोप। तो यहाँ पे बेसिकली यूरोप के लोगों ने और खास करके ब्रिटेन के लोगों ने, ब्रिटेन हमारा क्या कंट्री है जो कहाँ पड़ता है? यूरोप में पड़ता है। तो इन लोगों ने सोचा कि भैया यदि अपना कारोबार चलाना है, बिजनेस यदि अपना ठप नहीं होने देना है, तो फिर आप इंडिगो खरीदने के लिए चलो कहाँ? इंडिया। तो इंडिया ये लोग आ गए, यूरोप से इंडिया आ गए इंडिगो को खरीदने के लिए, यानी कि ट्रेड करने के लिए बेसिकली आगे। इंडिगो कल्टीवेशन इन बंगाल expanded rapidly and Bengal indigo came to dominate the world market। और इंडिया में भी सबसे ज़्यादा उस समय पर जो इंडिगो उगाया जाता था वो बंगाल में उगाया जाता था। और हम लोगों ने पढ़ा भी है पिछले क्लास में, पिछले चैप्टर में बेसिकली, कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने सबसे पहली बार ट्रेड करना चालू भी हमारा बंगाल में ही किया था। तो बंगाल में बड़े लेवल पे इंडिगो उगाया जाता था, ठीक है ना। आगे, और बंगाल का जो इंडिगो था वो पूरी दुनिया में राज करता था। पूरी दुनिया में राज करता था इसका मतलब है कि पूरी दुनिया में फेमस था, ठीक है। अगला, इन 1788 ओनली 30% ऑफ द इंडिगो इम्पोर्टेड इनटू ब्रिटेन फ्रॉम इंडिया। समझिएगा, ये बात हो रहा है 1788 के आसपास का। उस समय पे इंडिया से ब्रिटेन इंडिगो जाता था मात्र कितना? 30%। समझिएगा, 1788 में इंडिया से इंडिगो जाता था ब्रिटेन कितना? मात्र 30%, बस 30%। लेकिन वही हमारा 1880 यानी कि कितना हो गया लगभग, इधर हो गया 12 साल और 22 साल के अंदर, मात्र 22 साल के अंदर इंडिया से इंडिगो ब्रिटेन जाने लग गया 95%। सोचो, मतलब कि 22 साल के अंदर, केवल 22 साल के अंदर कितना परसेंट का इजाफा हो गया? 65% का इजाफा हो गया, यानी कि 65% ज़्यादा इंडिया का इंडिगो ब्रिटेन जाने लग गया। इसका सिंपल सा मतलब है कि इंडिया का इंडिगो ब्रिटेन में क्या था? बहुत ही फेमस था, इसीलिए तो लोग इतना इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। आगे, एज द इंडिगो ट्रेड ग्रू कमर्शियल एजेंट्स एंड ऑफिशियल्स ऑफ द कंपनी बिगन इन्वेस्टिंग इन इंडिगो प्रोडक्शन। जैसे जैसे इंडिगो का खेती बढ़ता चला गया इंडिया में, अंग्रेज़ों को भी लगा कि यही मौका है पैसा कमा लिया जाए, है ना। यानी कि अंग्रेज इंडिया में किसानों को पैसा देते थे कि भैया पैसा लो और खेती करो, केवल और केवल खेती करो किसका? इंडिगो का। और इंडिगो जो होगा वो सब हम ले लेंगे, बाकी तुम्हारा जो मजदूरी होगा वो तुमको हम दे देंगे। अब जरा इमेजिन करो यहाँ पे अंग्रेज कितना चालाक है। मतलब देखो, उनको लगा कि ब्रिटेन में सबसे ज़्यादा अभी इंडिगो कहाँ का चल रहा है? इंडिया का चल रहा है। तो वो लोग बोरिया बिस्तर बांधे और आ गए इंडिया। तो इंडिया में आ गए ना, तो उन्होंने लोगों को दिया पैसा, हम लोगों को पैसा दिया, बोला कि तुम्हारे पास पैसा नहीं है खेती करने के लिए, तुम मत टेंशन लो, तुमको पैसा हम देंगे, लेकिन खेती तुम केवल इंडिगो का करो और वो हमारे लिए करो बस। तो किसानों को भी लगा यार बैठे बैठा पैसा मिल जा रहा है खेती करने के लिए, तो जो सामान है इसको सामान बना के दे दो, बाकी जो मजदूरी में मिलेगा वो हमारा हो जाएगा। लेकिन ये एक तरीके से अंग्रेजों का क्या था? चाल था, अंग्रेजों का चाल था। अब जरा आप इमेजिन करो ना, जहाँ पे किसान खुद से खेती करता, वो इंडिगो का खुद का मालिक होता, पैसा बहुत ज़्यादा उसको प्रॉफिट होता, लेकिन वो खेती करा दूसरे के लिए। मतलब कि आप साल भर मेहनत किए,
एक बार अंग्रेज आया, सारा अनाज उठा के लेके आपका चला गया, यानी कि इंडिगो सारा उठा के लेके चला गया। बदले में क्या मिला आपको? साल भर का बस मजदूरी। और कई बार तो अंग्रेज मजदूरी भी सही से नहीं देते थे, काट लेते थे पैसा, बोलते थे कि ये इतना ही रहेगा, इतना लेना है तो लो, नहीं तो छोड़ो। और हम लोग इतने उस समय पे मासूम थे कि हम लोग बहस भी नहीं कर सकते थे। कैसे कर सकते थे आप बहस? क्योंकि उसके पास पूरा पावर था ना। समझ रहे बात को? तो इस तरीके से उन लोगों को लगा कि इंडिया में अभी फिलहाल क्रेज किस चीज़ का है? इंडिगो का है, तो इंडिगो का खेती करवाओ। तो उन लोगों ने हम लोगों से इंडिगो का खेती करवाना चालू कर दिया। मैनी कंपनी ऑफिशियल्स लेफ्ट देयर जॉब्स टू लुक आफ्टर देयर इंडिगो बिजनेस। सोचो, कई सारे अंग्रेज के ऑफिसर तो ऐसे थे जिन्होंने नौकरी छोड़ के इंडिगो का खेती करवाने लगा इंडिया में, लोगों को पैसा दे देकर अपने अपने ज़मीन पर। जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 10 बीघा ज़मीन है और वो ज़मीन, मेरे पास पैसा नहीं है कि हम ज़मीन पे खेती कर सकें, तो अंग्रेज बोलता था हमको, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास 10 बीघा ज़मीन है और मेरे पास पैसा ही नहीं है उसके ऊपर खेती करने के लिए, तो अंग्रेज मेरे पास आता था, बोलता था कि भैया देखो, तुम्हारे पास ज़मीन तो ऐसे ही पड़ा हुआ है, तुम उस पर कुछ कर नहीं रहे हो, ना तुम किसी को दे रहे हो, ना तुम खुद खेती कर रहे हो, तो हम तुमको पैसा देते हैं, तुम हमारे लिए खेती करो और बदले में जो अनाज होगा वो हमको दे देना। अनाज मतलब इंडिगो जो होगा वो हमको दे देना। हम लोगों को लगा कि बाप रे, इतना इससे बढ़िया और क्या हो सकता है, मतलब कि पैसा भी दे रहा है, पूरा मदद भी कर रहा है पूरा। लेकिन हम लोगों को ये नहीं पता था कि ये इन लोगों का चाल है। चाल क्या था कि सारा का सारा इंडिगो वही ले लेता था, बदले में हम लोगों को मजदूरी मिलता था केवल, मतलब कि अपने ज़मीन तक का पैसा हम लोगों को नहीं मिलता था। सोचो, और यदि वही ज़मीन हम किसी को किराए पे देते तो उसे डबल ट्रिपल पैसा हम लोगों को साल में मिल जाता। तो ये अंग्रेज़ों का बेसिकली चाल था। ठीक है, आगे आगे हाँ, अगला है हमारा इसमें, attracted by the prospect of high profits, numerous Scotsmen and Englishmen came to India and become planters। यानी कि इतना ज़्यादा प्रॉफिट देखते हुए, इंडिगो में इतना ज़्यादा प्रॉफिट था कि सबको लुभा गया। मतलब यूरोप के जो अलग अलग कंट्री थे, उन सभी के बड़े बड़े ट्रेडर्स को लगा कि यार इतना ज़्यादा प्रॉफिट कमाया जा सकता है इंडिगो में, तो क्यों ना भारत चला जाए और भारत के लोगों से इंडिगो का खेती करवाया जाए, बदले में उनको मजदूरी दे दिया जाएगा। और हम लोग भी बड़ा मासूम थे, हम लोग उनके प्रॉफिट के लिए काम करते चले गए। लेकिन हम लोगों ने कभी डिमांड नहीं किया कि भैया तुम्हारे लिए खेती कर रहे थे इतना पैसा लेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, नहीं, हम लोगों ने कभी डिमांड किया ही नहीं। तो वो लोगों को लगा कि यार ये तो बड़ा मासूम लोग हैं, 10 रुपया जहाँ देते हैं चलो 12 रुपया दे दो, लेकिन खेती तुम ही करो हमारे लिए। ऐसा चलने लग गया। हमको लगा कि अरे बाप रे, पहले 10 रुपये देता था, अब 12 रुपये दे रहा है तो हमारे लिए बढ़िया है। नहीं, जहाँ हमको 12 रुपये मिल रहा है वहाँ वो 1200 रुपये प्रॉफिट भी तो कमा रहा है। लेकिन हम लोग को ये चीज़ पता नहीं था। कहने का सिंपल सा मतलब है कि वो भारत में हम लोगों से मान लो 10 रुपये पे खेती करवाता था, तो इंडिगो लेके अपने देश में जाके वो 100 रुपये में बेचता था। लेकिन क्या वो कितने में बेच रहा है, क्या है, ये हमको पता है नहीं पता है। और हम इतने मासूम लोग हैं कि पता करने के लिए यूरोप क्यों जाएंगे भाई। हम लोगों को बस इतना से मतलब होता था कि खेती कर लो, मजदूरी मिल जाए, बस बात खत्म। लेकिन हम लोगों को ये पता नहीं था कि जो खेती हमसे 10 रुपये में करा रहा है, वही इंडिगो को 100 रुपये उधर बेच रहा है। सोचो, 90 रुपये का प्रॉफिट डायरेक्टली कमा रहा है। यदि आप 90 रुपये का प्रॉफिट कमा रहे हैं तो भैया 45 नहीं, कम से कम 30% भी तो हमको मिलना चाहिए ना। क्या क्या हम इतना भी डिजर्व नहीं करते हैं कि पूरा साल भर आपके लिए हम खेती कर रहे हैं, 10 रुपये आप मात्र दे रहे हो, 90 रुपये आप खुद रख ले रहे हो, जबकि सारा मेहनत हमारा, आपका केवल क्या पैसा ही है ना, आपका केवल पैसा है, मेहनत तो हमारा है, समय तो हमारा जा रहा है। तो चलो मान लो कि आपको 90 रुपये का प्रॉफिट हुआ, 50% नहीं तो कम से कम 30% भी तो दो, 40% भी तो दो। ये लोग नहीं देते थे। तो ये धीरे धीरे हम लोगों को लास्ट में समझ में आ गया था कि अंग्रेज हमारा बस केवल फ़ायदा उठा रहा है। इसके बाद हम लोगों ने अलग अलग प्रकार से रिवोल्ट किया है, मतलब अंग्रेज़ों के खिलाफ हम लोगों ने आवाज़ उठाया है। कई बार हम लोगों ने उनके खिलाफ नारेबाजी किया है, कई बार हम लोगों ने लड़ाई भी किया है। और कई बार ये लड़ाई इतना भयंकर हो गया, बढ़ते 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 फिर हमारे बीच में आते हैं महात्मा गांधी जी। महात्मा गांधी जी हम लोगों को थोड़ा सा और सपोर्ट कर देते हैं, तो अल्टीमेटली 1947 में हम लोगों को आज़ादी मिल जाता है। ये प्रोसेस बहुत लंबा है, मतलब ठीक है ना। चलिए अगला टॉपिक हमारा यहाँ पे है। अच्छा हाँ, इसमें एक टॉपिक और है, दोज हु हैड नो मनी टू प्रोड्यूस इंडिगो कुड गेट लोन्स फ्रॉम द कंपनी एंड द बैंक्स दैट वे आर कमिंग अप एट द टाइम। मतलब कि जिस आदमी के पास इंडिगो का खेती करने के लिए पैसा नहीं होता था, वो अंग्रेज़ों से लोन भी ले लेता था। अंग्रेज़ों से बेसिकली लोन हम लोग लेते नहीं थे, अंग्रेज खुद आके घर पे लोन देते थे। मतलब लोन मतलब पैसा देते थे कर्ज के तौर पे कि पैसा तुम लो और खेती करो हमारे लिए बस। हम लोगों को लगता था कि इससे बढ़िया और क्या हो सकता है हमारे लिए, है ना। लेकिन हम लोगों को ये नहीं पता था कि हम लोगों के तरीके से अंदर ही अंदर लूट रहा है। ठीक है ना। चलिए अगला टॉपिक हमारा है
हाउ वॉज इंडिगो कल्टिवेटेड, यानी कि इंडिगो का खेती कैसे होता था भारत में, नील का खेती कैसे होता था, चलो इसके बारे में भी देख लिया जाए। देयर वेयर टू मेन सिस्टम्स ऑफ इंडिगो कल्टिवेशन, नीज एंड राइटी सिस्टम। मतलब हमारे भारत में उस समय पे इंडिगो का खेती करने का दो सिस्टम था। पहला था नीज, इसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, और दूसरा था राइती सिस्टम। ये दो अलग अलग प्रकार का सिस्टम है, दोनों के बारे में हम लोग डीपली पढ़ेंगे, तभी आपको टेंशन नहीं लेना है। पहला जो सिस्टम था इंडिगो का खेती करने का, पहला था नीज वाला सिस्टम, NIJ नीज। दूसरा था राइती सिस्टम, RYOTI राइती सिस्टम। इन दोनों सिस्टम के थ्रू, यानी कि इन्हीं दोनों के तरीके से इंडिगो का खेती किया जाता था, ठीक है ना। आगे, इन नीज कल्टीवेशन द प्लांटर प्रोड्यूस्ड इंडिगो इन लैंड्स दैट ही डायरेक्टली कंट्रोल्ड, यानी कि नीज में क्या होता था, जो प्लांटर होते थे, इंडिगो प्रोड्यूस इन द लैंड्स दैट ही डायरेक्टली कंट्रोल, यानी कि नीज में जो मालिक है, मतलब कि जो मालिक होता था वो जैसे अंग्रेज है, वो खुद कंट्रोल करता था खेत को, कि कब फसल काटना है, इंडिगो कब नहीं काटना है, ये सब वो खुद कंट्रोल करता था, ये नीज में था। He either bought the land or rented it from other जमींदार्स and produced indigo by directly employing hired laborers। देखो, हालांकि राइती सिस्टम के बारे में थोड़ा सा हम लोग और आगे पढ़ेंगे, नीज के बारे में भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा नीज के बारे में यहाँ पे समझ लो ये है क्या। नीज सिस्टम में ये होता था कि अंग्रेज का ऑफिसर बड़े बड़े जमींदार से जमीन रेंट पे लेते थे। जैसे मान लीजिए कि आपके पास 100 बीघा ज़मीन है और हम अंग्रेज का एक ऑफिसर है, तो हम आपके पास आएंगे, बोलेंगे कि भैया आपके पास 100 बीघा ज़मीन है, ऐसे पड़ा हुआ है, 10 बीघा ज़मीन हमको रेंट के तौर पे दे दीजिए। तो वो हमको रेंट के तौर पे ज़मीन दे देता था, और उसके ऊपर ज़मीन पे हम काम करवाते थे, नहीं कि अंग्रेज काम करवाता था लेबर से। बस वो क्या करता था, फिर देखता था बस काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये था हमारा किसमें, नीज वाले सिस्टम में। राइती सिस्टम में क्या था, ये हम लोग तो अपने अगले वाले क्लास में पढ़ेंगे। तो अगला हमारा है इसमें द प्रॉब्लम विथ नीज कल्टीवेशन, यानी कि नीज कल्टीवेशन को लेकर क्या समस्या था, ये हम लोग आगे देखेंगे। लेकिन फिलहाल नीज सिस्टम बोलो या नीज कल्टीवेशन बोलो, ये समझ में आ गया। तो नीज में क्या था, नीज कल्टीवेशन या फिर सिस्टम में जो अंग्रेज थे वो जमींदार से जमीन लेते थे रेंट पे, और उसके ऊपर वो लेबर से खेती करवाते थे। कौन, अंग्रेज करवाते थे खेती, और बदले में लेबर को पैसा मिलता था, ठीक है ना। यही चीज़ था इसमें। फिर अंग्रेज क्या करता था, अंग्रेज केवल देखता था कि खेती अच्छे से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यही था हमारा नीज कल्टीवेशन में। चलिए, इस तरीके से हमारे टॉपिक भी कंप्लीट होता है। अगला टॉपिक हमारा होगा द प्रॉब्लम विथ नीज कल्टीवेशन, यानी कि नीज कल्टीवेशन के साथ क्या समस्या था, ये हम लोग अपने अगले वाले क्लास में डिस्कस कर लेंगे। तो मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।